नमस्कार और एक बार फिर से डीजीआई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यह है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट और आईपीएल के सीजन का आज एक और बड़ा मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है और अंक तालिका में नंबर 3 पर काबिज है और दूसरी तरफ दिल्ली का प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन फिर भी अन्य टीमों के मुकाबले दिल्ली फिर भी बेहतर पोजीशन में है और अभी भी उसकी उम्मीद है प्लेऑफ्स में पहुंचने की मजबूत है, ठोस है। और यही वजह है कि दिल्ली की स्थिति के लिहाज से आज का मैच बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसे प्लेऑफ्स की दौड़ में बना रहना है। दूसरी तरफ हम जो लगातार मुकाबले देख रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही टीम है गुजरात टाइटंस जिसने प्लेऑफ्स में प्रवेश किया है, क्योंकि अब जो सफर है वो बहुत खास और निर्णायक मोड़ पर आ चुका है इस टूर्नामेंट का। यानी आशाएं कई टीमों की अभी भी जागी हुई है। हालांकि कई ऐसी टीमें रही जो एक मुकाबला जीतते ही प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन उस एक मुकाबले को जीतने के लिए उनका इंतजार कहीं ना कहीं दूसरी टीमों की उम्मीदों को भी कायम रखा हुआ है। तो क्या अंक तालिका का गणित कहता है, क्या कुछ दिलचस्प वाकई इन 24 से 48 घंटे के बीच आईपीएल के संस्करण में हुए हैं और आज के मुकाबले में आखिर कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है, यह हमारे एक्सपर्ट से ही जाने तो बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौबे सर, एक क्रिकेट के ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर मैं आज से पहले कल के मुकाबले की बात करूं, लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प पहलू पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वो है चेन्नई से जुड़ी हुई, क्योंकि चेन्नई में जडेजा बाहर हो गए इस पूरे टूर्नामेंट से और उसका कारण बताया जा रहा है कि जडेजा को जो चोट लगी थी आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में, उसके बाद जडेजा बाहर हुए। लेकिन अंदर खाने की खबर बता रही है कि फ्रेंचाइजी और जडेजा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यह भी जानकारी मिली है कि जडेजा को चेन्नई ने ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। सर अब तक हम केकेआर की खबरें सुनते थे, अभी अंदर खाने में सीएसके की खबर है। देखिए ये क्रिकेट है, इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, रोज कुछ ना कुछ नई न्यूज़ रहती है। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो जिस तरह से ट्विटर पे अनफॉलो होने की न्यूज़ आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब अवेलेबल नहीं है बाकी मैचेस के लिए। जडेजा बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सीएसके बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है। हम उम्मीद करेंगे कि क्रिकेट के हित में ये जो भी मन मुटाव हैं, अब क्योंकि कुछ ही मैच बचे हैं इस 15वें संस्करण के और ऑलमोस्ट सीएसके के लिए ये टूर्नामेंट लगभग ओवर है, क्योंकि चांसेस कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है मैथमेटिकली, फिर भी अभी कुछ चांसेस हैं कि कुछ उलटफेर इस तरह की हो जाएं कि क्रिकेट में हमेशा आशा बनी रहती है। कल भी जिस तरह से मैच चल रहा था और लास्ट में अवेश ने जब 2 छक्के मारे थे तो आशा फिर से जाग गई थी कि 63 रन और बनने हैं तो 10 तो छक्के मार सकते हैं। तो क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और कहीं ना कहीं रे ऑफ होप जो है जिंदा रहती है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी है जल्दी से जल्दी ओवर हो। संजय सर कंट्रोवर्सी एक बार फिर, अब तक हम केकेआर और फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों के बीच हम लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन को लेकर अनबन की खबरें सामने आ रही थी। अब सीएसके भी उसी दायरे में आ गई है कि सब कुछ ठीक नहीं है अंदर खाने में। नहीं बिल्कुल, और आपने जैसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल आपको याद होगा सुरेश रैना दुबई से वापस आ गए थे और फिर कुछ मालूम पड़ा कि साहब पहले रूम्स को लेके था, फिर वो अंदर की चीज़ें बहुत, पर्दे के अंदर की चीज़ें बहुत अलग थी और फिर मालूम पड़ा कि और कुछ था। तो ये सब अब जडेजा का जैसे आपने बताया कि अभी उनको ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है, डेफिनेटली बीच में आपको याद होगा कि एक वाकया हुआ था जिसमें संजय मांजरेकर ने कुछ ट्वीट किया था या कुछ लिखा था उनके बारे में और उन्होंने संजय मांजरेकर को ये बोला था कि आपसे ज़्यादा खेला हूँ। तो वो गर्म दिमाग के आदमी है, मुझे ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी ने जुबानी तलवार भी चला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बोल दिया होगा और डेफिनेटली इसका असर टीम पे जरूर पड़ेगा अगर वो चले गए हैं और फ्रेंचाइजी ने उनको अगर जिसको बोलते हैं कि बायो बबल से निकाल दिया है, तो डेफिनेटली इसका असर चेन्नई पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह की बात होती है, माहौल थोड़ा सा क्रिकेट को अलावा जब माहौल ख़राब होता है तो उसका असर जरूर पड़ता है। और हालांकि चेन्नई जैसा सब बोल रहे हैं कि प्ले ऑफ में बनी हुई है, अब ऐसे बनी हुई है कि साहब राजस्थान सारे मैच हारे, फिर बेंगलोर सारे मैच हारे, मतलब ये ऐसा वाला है कि ये बहुत मेरे लिए तो बहुत मुश्किल, मतलब मैं सोचता भी नहीं इस बारे में, मतलब वो प्ले ऑफ में नहीं है मेरे हिसाब से। जो पहुंचो सॉलिड पहुंचो, बस वो आप आपकी दूसरे के भरोसे, मतलब कि वो कोई मतलब नहीं है। तो
पराए माथे परमानंद वाला काम मत करो, आप अपने लंबे लड़ो, तो वो वाला काम है। तो मुझे नहीं लगता कि वो प्ले ऑफ में जा पाएगी, और उसी का रीज़न है शायद यही जो प्ले ऑफ में नहीं जा पाए, और जिस तरह से खेले। जडेजा का परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। आप 10-11-12 मैचों में आप देख लीजिए, 11 मैचों में तो कहीं ना कहीं जब आदमी का खुद का परफॉर्मेंस नहीं रहता है, और जब खुद से भी कुछ नहीं होता है, फिर आपके ऊपर कप्तानी का प्रेशर भी था, वो भी आपसे नहीं बनी, प्रेशर देन फिर हाँ वो तो है ही ना। तो वो सारी चीजें थी। उसके बाद किसी ने कुछ ऐसा बोला होगा कि आदमी को फिर टेंशन रहती है, और फिर मुंह से कुछ निकलता है, तो उसका नतीजा है कि उनको फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे क्या होते हैं देखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सीएसके में इस संस्करण की शुरुआत से ही सब कुछ बेहतर नहीं था। भले ही चीजें बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो चीजें बाहर आना चालू हो गई। एक चिंगारी थी जो जडेजा की कप्तानी के साथ में सुलगना शुरू हुई थी, और अब कहीं ना कहीं वो चेत गई है, और उसी का परिणाम हम लोग देख रहे हैं। काफी कुछ समीकरण बदले, जडेजा कप्तान बने, फिर महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी संभाली, और उसके बाद अब जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो पता लगेगा, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो हम सभी को स्तब्ध कर गया, क्योंकि हम मान रहे थे कि टूर्नामेंट का सबसे क्लास 1 मुकाबला कल खेला जाएगा, दो बड़ी टीमों की टॉप 2 टीमों के बीच। गुजरात इसमें भारी पड़ी है लखनऊ पर, लेकिन इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी इसकी कल्पना तो शायद हमने यहाँ स्टूडियो में भी नहीं की थी। सर बिल्कुल ठीक बात है, पर हमने कल प्री मैच शो में भी यही बात कही थी कि जिस तरह से जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उस समय बैटिंग हैवी थी सब, कि जो भी बल्लेबाज आते थे ताबड़तोड़ रन बनते थे, 200 सवा 200 रन बनते थे। बॉलर की व्यथा थी, उनको मार पड़ रही थी सब जगह से। परंतु अगर 5-6 मैच पुराने हम देखें तो बिल्कुल स्थिति जो है विपरीत हो गई है, कि अब बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं और बॉलर्स जो हैं वो 5-5 विकेट ले रहे हैं, 4-4 विकेट ले रहे हैं। पिछले 4 मैचें अगर हम देखें तो 2 बॉलर ने 4-4 विकेट लिए, 2 बॉलर ने 5-5 विकेट लिए। 2020 में 4-4 विकेट, 5-5 विकेट एक 100 बनाने के समान है, कि आपके पास सिर्फ 24 बॉल हैं, और उस 24 बॉल के अंदर अगर आप 5 विकेट ले रहे हैं या 4 विकेट ले रहे हैं तो आधी टीम तो अपने समेट के घर में भेज दी। तो अभी जो है हमने लास्ट अगर 5-6 मैचेस देखें तो जो ट्रेंड अब हो गया है, जब पहले ट्रेंड मैचेस जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था कि आप टॉस जीतिए और आप बाद में बल्लेबाजी करिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर था, और ड्यू फैक्टर के साथ साथ में आपको एडवांटेज भी मिल रहा था कि जो विकेट्स थी वो फ्रेश थी, और फ्रेश होने के कारण से उनके ऊपर बहुत सारे रन बन रहे थे। पर क्योंकि अब वो बहुत सारी विकेट्स जो हैं ये यूज़ हो गई हैं, ऑलरेडी 56 मैचेस खेले जा चुके हैं, 4 सेंटर हैं जिनके ऊपर मैचेस हो रहे हैं। अगर हम बोलेंगे तो लगभग 14 मैचेस जो हैं हर एक स्टेडियम में हो चुके हैं, मिनिमम जो है, और ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइजी ने कुछ ने 12-12 मैचेस खेल लिए हैं, और कुछ ने 3-4 ने 11-11 मैच खेले हैं। तो अब कुछ के लिए 3-3 मैच बचे हैं, कुछ के लिए 2-2 मैच बचे हैं। अब क्योंकि विकेट यूज्ड हैं, तो विकेट यूज़ होने के कारण से हिंदुस्तान में जितने भी विकेट्स हैं, जैसे जैसे हम देखें टेस्ट मैच जो है 5 दिन का मैच ग्रो करता है, क्योंकि 5 दिन वहाँ खेलना होता है, तो वो पहले दिन और सेकेंड डे जो है बैटिंग फेवरेट होती है, थर्ड डे थोड़ी बैटिंग फेवरेट होती है, और फोर्थ डे से लेके जो स्पिनर्स और जो बॉलर हैं वो एकदम हावी होने लगते हैं। हमने देखा है कि पहले इनिंग्स में जितने ज़्यादा रन बनते हैं सेकंड और थर्ड इनिंग, फर्स्ट सेकंड में ठीक ठाक बनते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है, और सेकंड और थर्ड में बिल्कुल आधे रन और 1/3 रन बनने लगते हैं, क्योंकि बॉल ग्रिप होने लगती है, सरफेस यूज होता है, बॉलर्स को हेल्प मिलती है और बैट्समैन को स्ट्रगल करना पड़ता है। वही सिनेरियो अब पिछले 4-5 मैचों से यही हो गया है कि टीमों ने जिन्होंने मैच जीते, टॉस जीता है, बैटिंग करी है, पिछले 5 में से अगर हम पंजाब को छोड़ दें, पंजाब ने 189 रन किए और वो मैच हार गए, और उसकी बिना अगर 4 मैच हम देखेंगे तो चारों मैचों में जो विनिंग लूजिंग का डिफरेंस था वो बहुत बड़ा था। हर मैच में अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं। आरसीबी पिछले मैच 67 रन से जीती थी, कल गुजरात टाइटंस ने 62 रन से जीता, और मैं तो तारीफ करूंगा कि टॉस जीतता ठीक है, फिर भी एक फैक्टर है, और आप अब हम ज़्यादातर 80-90% अगर जो आने वाले मैचेस देखेंगे उनमें यही भी होने वाला है कि आप टॉस जीतिए, बैटिंग करिए, बैटिंग करने के बाद में क्योंकि विकेट यूज होता है, आपके बॉलर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उन कंडीशंस को। कल गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और हार्दिक पांड्या ने निसंकोच पहले बल्लेबाजी करी, और बल्लेबाजी करने में भी ऐसा लग रहा था कि उनके रोल सबके डिफाइन है, कि शुभमन गिल को कहा गया था कि आप आखिर तक खेलेंगे, क्योंकि वो टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं और स्पिन को भी, और उनको शुरू से ही शुभमन गिल ने बाद में बोला कि हमें उम्मीद थी कि इस विकेट के ऊपर स्पिन ज़्यादा होगा, और पर बोले कि क्योंकि जितने भी स्पिनर्स थे उन्होंने ऊपर बॉल नहीं डाला तो हम उनको सिंगल्स में रोटेट करते रहे और हम लोगों को मुश्किल नहीं हुई। परंतु अगर हम
गुजरात टाइटंस के स्पिनर्स की बात करें तो राशिद खान ने 4 विकेट लिए 24 रन देके 3.5 ओवर्स में, और एक नया स्पिनर 6 फुट 5 इंच के हैं वो रवि श्रीनिवासन साई किशोर, बहुत इंप्रेस किया उन्होंने। पहला डेब्यू मैच था उनका, 2 ही ओवर किए उन्होंने, 2 ओवर में उन्होंने 7 रन दिए और 2 विकेट लिए। और बाकी अगर हम इसको शुभमन गिल को छोड़ दें जिनको प्लेयर ऑफ द मैच भी अवार्ड मिला, तो कोई भी बल्लेबाज जो था वो 25-30 रन से ऊपर नहीं कर पाया। हम अगर दोनों इनिंग्स में देखने जाएं तो दोनों तरफ के बल्लेबाजों की अगर हम बात करेंगे तो शुभमन गिल ने 63 रन किए, उसके बिना उनकी टीम का हाईएस्ट स्कोर जो सेकेंड हाईएस्ट था वो 26 था जो डेविड मिलर ने किया था। तवेतिया ने 22 रन बनाए 16 बॉलों पे, हार्दिक ने 11 रन बनाए 13 बॉलों पे, मैथ्यू वेड ने 10 रन बनाए और विद्यमान साहा ने 5 रन बनाए। तो कोई भी स्कोर हाईएस्ट इसके बाद जो था 63 के बाद 26 है। और इसी तरीके से अगर हम लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर देखेंगे तो उनका हाईएस्ट स्कोर 27 था। ये दीपक हुड्डा ने 26 बॉलों पे 27 रन किए, क्विंटन डिकॉट ने 11 रन किए 10 पे, और केएल राहुल ने 8 रन किए 16 पे, और बाकी सब तो 2 फिगर में भी नहीं जा पाए और अल्टीमेटली 83 रन के ऊपर बॉल जो आउट हो गए। तो ऐसी विकेट जिसके ऊपर बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं, 25-26 बना रहे हो, वहाँ पे 63 रन बनाकर नॉट आउट रहना अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल इनिंग थी, और वो नॉट आउट रहे उसके बाद में। अगर हम देखेंगे तो 2020 के हिसाब से वो बहुत ही स्लो इनिंग थी। 49 बॉलें उन्होंने कंज्यूम करी और 63 रन बनाए। स्ट्राइक रेट बहुत लो था, पर जो मेन एम थी कि एक एंड के ऊपर खड़े होकर 63 उन्होंने बनाए। अगर हम उनके 63 हटा दें तो 1 रन से या स्कोर लगभग ऐसा मान के चले कि लेवल था कि बस 63 रन से टीम जीती, 63 रन उन्होंने बनाए और 62 रन से टीम जीती। तो 1 रन से वो मैच हार जाते अगर मान लीजिए शुभमन गिल ने वो इनिंग नहीं खेली होती। तो उन कंडीशन में राहुल तेवातिया ने भी आकर जो 16 बॉलों पे 22 रन किए, और डेविड मिलर ने भी एक 23 रनों की इनिंग खेली। छोटी छोटी इनिंग जो उनके साथ में शुभमन गिल, उन्होंने जब 144 रन 4 विकेट पे बनाए थे तो उसमें लग रहा था कि शायद वो 20 रन जो है उस विकेट के ऊपर MCA ग्राउंड पूना के ऊपर जो है कम थे। परंतु तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की टीम की बॉलिंग की कि उन्होंने कहीं पे भी किसी जगह पे भी उनको बिल्कुल खुलकर खेलने ही नहीं दिया। लास्ट में आके आवेश खान ने जब 2 छक्के मारे तो उस समय राशिद खान भी हंस रहे थे, और हमें भी, जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट में जो है हमेशा उम्मीद बनी रहती है, हमको भी लग रहा था कि देखो यार ये मार रहा है, एंड यू नेवर नो, एक दिन किसी भी प्लेयर का दिन होता है वो कुछ भी मार सकता है, कि हम वहीं पर भी उम्मीदें मनाते हैं और लास्ट विकेट खेल रहा है तो भी उम्मीद ये रहती है यार हो सकता है शायद ये लोग जीत जाए। तो यही क्रिकेट की ब्यूटी है। पर कल जो गेम था, हम कंडीशंस जिनको कहेंगे, अब कंडीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, और जो टीम टॉस जीतेगी वो बहुत हैवी फेवरेट्स रहेगी। संजय सर, लखनऊ, हमें उम्मीद नहीं थी, हम तो मान रहे थे कि कल का मुकाबला सबसे ज्यादा टशन वाला होना है, लेकिन ये एक तरफा मुकाबला होगा। ये ऐसा लगा कि गुजरात जो पिछले 2 मुकाबले हारी थी, तो ऐसा लगा कि शेर 2 कदम पीछे लेता है, तो डर के नहीं बल्कि छलांग मारने के लिए, और वो छलांग पड़ी लखनऊ पर भारी। नहीं बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि कल दोनों टीमें बहुत अच्छी थी, पर जो विकेट का रोल था वो बहुत खतरनाक, मतलब जिसको कहते हैं कि वो डबल पेसर विकेट था। आप देखिए कि जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या आउट हुए आवेश खान की बॉल पे, वो बॉल कट का बॉल था, वो मारने गए बॉल थोड़ा सा, पर वो बॉल क्या हुआ कि विकेट से उछला, और उछाल लेने के बाद जो जैसा हार्दिक पांड्या सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा उछला और एज लेके विकेट कीपर के हाथ में गया। तो कल विकेट डबल पेस का विकेट था, कहीं से बॉल टपका खा गया। अच्छा, सारे, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो जितने भी हमारे जिसको बोलते हैं कि विकेट को पहचानने वाले बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो कल सब ये बोल रहे थे कि साहब इस विकेट के ऊपर इतने रन बनेंगे, बाद में वो सेकंड इनिंग में ये बॉल स्पिन लेगा, टर्न लेगा। वो पहली इनिंग से ही ऐसा था, और उसमें जितना शुभमन गिल का मैं बोल दूंगा कि उन्होंने जो इनिंग वो विकेट को देख के खेली, आपने कल देखा होगा, अगर मैच देखा होगा तो वो शॉर्ट बॉल को शॉर्ट आर्म पुल मार रहे थे मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में, बजाय कट मारने के। तो उन्होंने बहुत समझदारी की इनिंग खेली, आखिरी तक वो खड़े रहे, 63 रन बनाए उन्होंने, इसलिए उनकी टीम 145 बनाई। और आप देखिए बाद में राशिद ने तो बिल्कुल ही लखनऊ को एक तरफा निपटा दिया बुरी तरीके से, क्योंकि इस विकेट पे रन बनाना बहुत मुश्किल था। और मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ केएल राहुल जब खेल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लंबा जो काम गिल ने किया वो केएल राहुल करेंगे, और अगर वो खेलते तो शायद मैच का नतीजा अलग होता। पर एक वो पुल मारने का और उन्होंने भी खड़ी करी और वो आउट हो गए बाद में, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो विकेट ने जो रोल अदा किया है वो सबसे खतरनाक किया है, और विकेट के कारण कल वो हम जो सोच रहे थे कि शायद 170-80 रन बनेंगे, फिर चेस भी वैसे ही होगा या 5-7 रन का अंतर आएगा, पर जैसा सर ने बोला कि 60-60
T20 में अगर 60-65 रन का अंतर आना बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है, बहुत। और उससे आपका क्या होता है कि एवरेज भी गिरता है। हालांकि राजस्थान को भी इससे फर्क पड़ने नहीं वाला है, उनके पास अभी हैं 2 मैच। लेकिन लखनऊ को ये जरूर फर्क पड़ेगा मनोबल में। बिल्कुल, और वो प्ले ऑफ की पहले टीम, अभी देखिए आप 11 मैक्सिमम 2 टीम को छोड़ दो, बाकी सबके 11-11 मैच हो गए, पर अभी प्ले ऑफ में एक ही टीम आई है। अभी 4 टीम को आना बाकी है अभी, तो अब कौन 4 होगा अभी ये मालूम नहीं है। हाँ, मतलब चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई, ये 3 नहीं आएगी, इसके अलावा सबके चांस पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली, इनकी इनके सबके उम्मीदें अभी भी कायम है। ये 3 के अलावा बाकी सब आने वाली हैं, पर वो कौन सी आने वाली है किसी को नहीं मालूम। शायद तो ये मेरे ख्याल में आईपीएल की सबसे बड़ी ब्यूटी विशेषता है, ये ब्यूटी है, ये इसकी सुंदरता है, और इसीलिए हम इस पर मोहित होते हैं। लेकिन अब आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज राजस्थान के सामने है दिल्लियों की टीम, मैंने दिलवालों की टीम। अब दिल्ली परेशान दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन अब यहां से गियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां एक भी पराजय होती है तो दिल्ली के लिए आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहें कि नामुमकिन वाली स्थिति पर भी ये टीम आ सकती है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद और उसके साथ साथ जो दूसरी टीमें हैं जो फिलहाल अंक तालिका में सेंटर पोजीशन पर है, वो भी अब यहां अपनी हर मैच की वैल्यू को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो मैच है राजस्थान बेहतर करती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ उलझनों में दिखाई देती है, और अब राजस्थान के लिए भी जरूरत है 2 जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, आज उनके बीच मुकाबला है। और यहाँ ऋषभ पंत के सामने परेशानी यह है कि विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हो, रिद्धिमान साहा हो, या फिर संजू सैमसंग हो, वो इस टूर्नामेंट के माध्यम से उनको चुनौती दे रहे हैं भारतीय टीम के सिलेक्शन के लिहाज से। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और मेरे ख्याल से इससे अच्छी सुखद कंडीशन किसी भी कैप्टन के लिए या किसी बोर्ड के लिए नहीं हो सकती कि 4 प्लेयर आपस में कम्पीट कर रहे हैं, और चारों ही ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है। जहाँ तक दिल्ली की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर सीज़न में आईपीएल के उनके लिए शुरू से ही बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती रही, कि सबसे पहले उनके जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो लेट आए, वो लेट आने के बाद में फिर पूरे सिंगल एक फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जिसमें कोविड फिर से आउटब्रेक हुआ, होने के बाद में लोगों को आइसोलेट किया गया, जो मैच पूना में होने वाला था उसको रिएलोकेट करके बॉम्बे किया गया, और उसके बाद में अब फिर से न्यूज़ है कि फिर से कोविड जो है दिल्ली की टीम में आउटब्रेक हुआ है। और परसों के दिन में, रादर सैटरडे के दिन में, सैटरडे को उनके एक नेट बॉलर हैं जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। पूरी टीम को वहीं होटल में रोका गया कि अभी आप वहीं रुकिए, आपका फिर से RT-PCR होगा, और उसके बाद में फिर डिसाइड किया जाएगा कि आप मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या उस मैच को रिएलोकेट किया जाएगा, या उस मैच को पोस्टपोन किया जाएगा। बट सारी चीज़ें अच्छी रही कि उसके बिना को, और जो RT-PCR टेस्ट में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, और बट फिर भी जब आपके बीच में से एक नियरेस्ट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है, जो आपको बॉलिंग कर रहा है और आप उसके साथ में हो, जो बॉलर्स भी हैं, जो बैट्समैन भी हैं, तो क्योंकि ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में डर बना रहता है, चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किल में रहती है। और ये सब जो पिछला मैच CSK के साथ हुआ था उससे पहले की कहानी है, पर अब हमने देखा कि वो उसमें ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि इतनी बुरी तरीके से CSK ने दिल्ली को हराया, बट फिर भी देखिए गेम जो है, क्रिकेट जो है, वो दिमाग से खेला जाता है, और दिमाग में अगर कहीं वरी हो, कहीं चिंता हो, तो वो आपके रिफ्लेक्ट करती है गेम के ऊपर। अब अगर हम आज के मैच की बात करें तो थोड़ा सा राजस्थान रॉयल को भी एक सेटबैक लगा है कि हेटमायर जो हैं वो बायो बबल छोड़कर अपने देश गए हैं, वो अभी इस मैच में नहीं खेलेंगे, और ये भी आगे श्योर नहीं कि अभी बाकी बचे मैचेस में वो वापस आके ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा बल्लेबाज जो रन बना रहा है राजस्थान रॉयल के लिए, राजस्थान रॉयल की हम बैटिंग की अगर बात करें तो 3 बल्लेबाजों के ऊपर मेनली टिकी हुई है। हेटमायर ने फिनिशिंग अच्छा किया है, और संजू सैमसंग और जॉस बटलर जो हैं, इन दोनों ने शुरू में इनिंग अच्छी बिल्डअप करी है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हाईएस्ट स्कोरर जो हैं वो जॉस बटलर हैं, 300 भी बनाए उन्होंने, 350 करे हैं, और बहुत बड़ी लीड के साथ में आगे हैं। उनके बाद में KL राहुल हैं, दोनों के बीच में लगभग 200 रनों का डिफेंस है। तो 3 में से एक बैट्समैन चले जाना अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है उस टीम के लिए। परंतु अगर हम उनके सामने DC को भी देखें तो दिल्ली भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। आज ये जो मैच है, दिल्ली जो है वो 5वें नंबर पे है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं। नेट रन रेट उनका 0.150 पॉजिटिव में है। और अगर राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो उन्होंने 11 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 4 हारे हैं, और नेट रन रेट उनका +0.325 है। ये मैच DY पाटिल में खेला जाएगा, और DY पाटिल पे पिछला मैच भी जो मुंबई के साथ हुआ था, या उससे पहले जितने मैचेस हम देखेंगे, इवन RCB का जो मैच हुआ था,
बैटिंग फर्स्ट हैवी फेवरेट्स हैं वहाँ पर, कि आप बैटिंग करिए पहले जाकर, विकेट नॉर्मल बिहेव करती है, थोड़ा बहुत असिस्टेंस मिलती है बॉलर को और आप इजीली 170-180 रन बना सकते हैं। और उसके बाद में सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को बुरी तरह से असिस्ट करती है, जिसमें हमने देखा कि 60-70-80 रन के डिफेंस के ऊपर मैचेस का डिसीजन हो रहा है। तो आज टॉस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी डेफिनेटली वो बैट करना चाहेगी पहले, और बैट करने के बाद में सेकेंड वाली टीम को अपनी स्पिन के मायाजाल में उलझाना चाहिए। संजय सर, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिल्ली के साथ अगर मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत है तो वो है कप्तान का फॉर्म में ना होना। अंदर आती गेंदों पर हम देख रहे हैं कि ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और यह कहें कि उनकी जो कमजोरी है वो विपक्षी टीमों और उनके गेंदबाजों ने भाप ली है। तो ये दिल्ली के लिहाज से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ऐसे समय बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जब टीम को ज़रूरत होती है कैप्टन नॉक की। बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हो, कमजोरी तो एक अपनी जगह कि भाई किसी बैट्समैन की कोई कमजोरी और उस तरह से अगर आपको कोई आउट लेता है तो मैं मान सकता हूँ कि भाई आपकी वीकनेस थी, इसलिए उस बॉल वहाँ पर बॉल डाल के, या जैसे स्पिनर पे आपकी प्रॉब्लम है, लेफ्ट आर्म पे प्रॉब्लम है, या लेग ब्रेक पे प्रॉब्लम है, तो आदमी लगाता है और फिर वो आउट होते हैं। पर ऋषभ पंत की कमजोरी ये है कि वो अपने आप में संयम ही नहीं रख पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो वो खुद ही है। वो क्या करते हैं, 20-25 रन बनाते हैं, इसके बाद निकलते हैं बाहर, मारने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना विकेट देके जाते हैं। बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वहाँ। वो इतने मतलब T20 के, मतलब जिसको बोलते हैं कि उनको इतना बढ़िया बैट्समैन है वो, अगर वो संयम से खेलेंगे तो डेफिनेटली दिल्ली की स्थिति ये नहीं होती। क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन है कि अगर वो विकेट पे खड़े रहेंगे 8 ओवर 10 ओवर, तो वो टीम में 10 ओवर में मतलब वो आराम से 80 रन बनाएंगे। वो खड़े होकर खेलने वाले सिंगल डबल वाले बैट्समैन नहीं है, तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हिसाब से, जैसे सर ने बताया, कि जो विकेट है, जो कंडीशन है, और अब जैसे विकेट इतने टाइम से एक ही ग्राउंड, 3 या 4 ग्राउंड पे मैचेस चल रहे हैं, और 4 ग्राउंड के ऊपर कंटिन्यू मैचेस चल रहे हैं, और गर्मी भी इतनी पड़ रही है, अब विकेट का चरित्र भी बदलता जा रहा है, सारे विकेट अब स्पिन लेने लग गए। अब वो वाला स्कोर नहीं रहेगा, 180, 190, 200 रन वाला स्कोर अब नहीं रहेगा। अब आपको 150, 155, 60, और वो भी डिफेंडेबल रहेगा। हाँ, और उसको पर आपको अगर अब लड़ाई लड़नी है, और जैसा कल भी मैच हुआ, जैसा सर ने आज भी बताया कि विकेट जो उनको लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ये छोटा स्कोर रहेगा और T20 का, और इसी में आपको लड़ाई लड़नी है और इसी में आपको मैच जीतना है। सर, स्पिनर्स के बीच की जंग भी आज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोनों साइड में बेहतरीन स्पिनर है। बात राजस्थान रॉयल्स की करें तो यजुवेंद्र चहल, जिन्हें शुरुआत से लेकर मध्य तक का सफर जो रहा है टूर्नामेंट का, उसमें अच्छी खासी चहल पहल की है, लेकिन पिछले 2-3 मुकाबलों से कहीं ना कहीं वो चहल पहल थोड़ी मायूसी भरी रही है। सर, क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ कुलदीप यादव भी हैं जो शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो सर, ये स्पिनर्स के बीच की जंग कैसी रहने वाली है? नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। और अभी कुछ मैचेस पहले कुलदीप से जब पूछा गया कि चहल जो हैं वो सबसे हाईएस्ट विकेट इस टूर्नामेंट ले चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है, आप भी उनके नज़दीक हैं या उनसे ऊपर हैं, तो आपका सिलेक्शन से बारे में क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जब मेरा लीन पीरियड था, जब मेरा अच्छा समय नहीं चल रहा था, वो उन्होंने मुझे मदद की। बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो बेहतर करें और अच्छा करें। दोनों ही इस समय जो हैं हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, दोनों ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और उनके साथ साथ अगर हम बात करें, राजस्थान रॉयल में रविचंद्र अश्विन भी हैं, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और दिल्ली के लिए जो अक्षर पटेल जो हैं वो भी ठीक ठीक और इकोनॉमिक बॉलिंग करते हैं, और साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। और इस विकेट के ऊपर डेफिनेटली जो पहले टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और सेकेंड टर्न में जो भी बॉलर हैं, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स की बहुत अच्छी है दोनों ही टीमों में, दोनों टीमों को बैटिंग करने में उसमें दिक्कत आएगी। जहां तक एक और न्यूज़ थी पृथ्वी शाह की। पृथ्वी शाह पिछले 2 मैचेस में डीसी के लिए अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि मैं हॉस्पिटलाइज था और मैं फीवर ठीक करने के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो उम्मीद करेंगे कि शायद उनका अब फीवर ठीक हो चुका होगा और वो दिल्ली को आकर ज्वाइन करेंगे, और मस्ट विन गेम जो उनके लिए अभी है कि वो जीतेंगे और अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट अर्जित करेंगे। सर, वो कोरोना उनको तो नहीं था? नहीं, उनका नाम कोविड में नहीं है। कोविड में क्योंकि नेट बॉलर का नाम आ रहा है और नाम भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन है। वो एक नेट बॉलर थे उनके डीसी के, जो आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, और उसी कारण से बाकी सबको भी रखा, प्लेयर्स को होल्ड कर दिया गया था, और उन सबका फिर से आरटीपीसीआर हुआ जो नेगेटिव था, और उस कारण से फिर टीम जो वापस से मैचेस खेल रही हैं। जहाँ तक राजस्थान रॉयल का सवाल है, तो क्योंकि हेटमायर नहीं है, तो मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कर को अब मिडिल ऑर्डर में आजमाने के चांस आएगा, समय मिलेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, या तो उनको लेंगे या फिर रोसी वेंडर्स हैं, एक साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, अच्छे हैं, या उनको, इन 2 में से मुझे लगता है एक सिलेक्शन जो है आज होनी चाहिए, जो राजस्थान रॉयल के लिए हेटमायर के लिए, शिमरॉन हेटमायर की जगह पर खेलेंगे।
इस मैच में अगर हम देखें तो इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स की मैं बात आपसे करना चाहूँगा। जो प्रसिद्ध क्रिश्चियन हैं उनका रिकॉर्ड डेविड वार्नर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने 3 इनिंग में से 2 बार उनको आउट किया है और सिर्फ 28 रन दिए हैं 21 बॉलों के ऊपर। तो एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। जॉस बटलर जो है कुलदीप यादव के साथ 54 रन बनाए उन्होंने 33 बॉल में और 163 के स्ट्राइक रेट से, और एक बार सिर्फ अभी तक कुलदीप यादव उनको जॉस बटलर को आउट कर पाए हैं। राजस्थान रॉयल ने अभी तक 102 सिक्सेस मारे हैं इस टूर्नामेंट में, और दिल्ली जो है उन्होंने 81 बनाए, और इनफैक्ट राजस्थान रॉयल सिर्फ अकेली टीम है जिन्होंने 100 से ज़्यादा सिक्सेस इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। और वार्नर जो हैं उनका स्ट्राइक रेट इस में जो चल रहा है वो 163.28 है, शॉ का 159.50 है। ये बेस्ट स्ट्राइक रेट है इन बैट्समैन के जिन्होंने 50 बॉलें फेस की होंगी, और अक्षर पटेल को 1 विकेट की ज़रूरत है 100 IPL विकेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये खास स्टेटिक्स हमारे सामने प्रस्तुत हुए जो कहीं ना कहीं मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। सर, जॉस बटलर और संजू सैमसन, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी, इनका आज के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और अगर वो ये दो अगर चलेंगे तो फिर दिल्ली के लिए टीम चलेगी, और दिल्ली के लिए बहुत मुसीबत खड़ी होने वाली है सर। इन दो का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि हिटमायर नहीं है पीछे, तो अब जो भी पीछे पडिक्कल तो शायद पिछला मैच भी खेले थे, यशस्वी जायसवाल ने लास्ट मैच में 50 बनाया था, तो वो भी एक अच्छे फॉर्म में बैट्समैन है। तो ये एक अच्छा साइन है राजस्थान के लिए। पर अब राजस्थान कितना अच्छा कर पाती है, क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम वो जॉस बटलर और संजू सैमसन पर डिपेंड रही है। तो अगर चलते हैं तो दोनों मतलब राजस्थान के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, और राजस्थान को भी मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि प्लेऑफ में भी पहुंची नहीं है। दोनों संजय, दोनों टीमों के लिए जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो भी बन रहे हैं कि 11-11 मैच खेले हैं। राजस्थान रॉयल के 14 पॉइंट है, उनको लास्ट 3 मैचेस में से 2 मैच जीतना जरूरी है, तो जाके वो 16 पॉइंट पे जीत रहेंगे और वो आश्वस्त होंगे कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो उनको तीनों ही मैच जीतना जरूरी है। उन्होंने 11 में से 5 जीते हैं, 10 पॉइंट है अभी उनके अंक तालिका में, और 16 पॉइंट करने के लिए अगर वो तीनों मैच लगातार जीते तो जाकर वो वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेऑफ की निगाह से, उसको ध्यान रखते हुए, और दोनों टीमों को अपना बेस्ट देना होगा, और ये मैच कैसे भी करो या मरो की स्थिति में जीतना है, और जो हारेगी उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मेरा एक सवाल आपसे सर, आपको लगता है दिल्ली तीनों में जीतेगी? नहीं, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा आपने ये सवाल सर बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया, और जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस ब्रांड से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो कर पाएंगे। बट क्रिकेट में फिर भी मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे और हम अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल, और मैं ये थोड़ा सा एक फनी मोमेंट था, इसलिए मैंने सर से ऐसे ही पूछा, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली खेल रही है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। भरोसा किस मायने में नहीं है, दोनों में आगे पहुंचने में भी नहीं है, और पहुंच भी सकती, दोनों चीजों में। वो ऐसा नहीं है, भरोसा नहीं है का मतलब कुछ भी कर सकती है। मतलब आप संदिग्ध टीम मान रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, मतलब इतनी अच्छी टीम और इस तरह का परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अलग सोच से मजबूर, मतलब आप सोच से भी अलग है कि आप इस तरह से कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हो। जीत लिया दिल्ली, तो वो अलग चीज है, और मुझे लगता है कि अब उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग करी, बॉलिंग का फैसला एक नया काम किया उन्होंने। तो आप सोच सकते हो, इसलिए मैंने सर से क्वेश्चन किया था कि तीनों में जीतेगी क्या। तो हमारे एक्सपर्ट की जो बातचीत चल रही थी ग्राउंड की और खासतौर पर विकेट की रिपोर्ट के लिहाज से, उसमें टॉस के बड़े मायने थे, लेकिन अब टॉस तो जीत लिया है दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे थे कि पहले बल्लेबाजी करना मुफीद रहता इस विकेट पर, लेकिन वहां शायद कुछ और सोच रहे हैं ऋषभ पंत, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सर, टॉस के साथ साथ ही आपकी फेवरेट टीम क्या होगी, क्योंकि इस टॉस के बाद फेवरेट टीम में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा परिवर्तन। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो मैंने जो जर्सी भी पहनी हुई है वो इसीलिए पहनी हुई है कि मैं जो राजस्थान रॉयल की टीम है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन सिर्फ इसलिए हूँ कि उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। 5 बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बैट्समैन 3 परफॉर्म कर रहे हैं। रेयान पराग ने एक आध बार बैटिंग करी है, और थोड़ा बहुत हाथ जो है ये नीचे के बॉलर आकर भी लगा देते हैं। तो उनके, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 अच्छे बैट्समैन हैं, संजू सैमसन और जॉस बटलर, वो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। ऑल्दो संजू सैमसन से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, वो रन उसके कंपैरेटिवली बहुत कम बना रहे हैं, बट फिर भी 25, 30, 35 रन की इनिंग वो लगभग कंसिस्टेंटली खेल ही रहे हैं। और जॉस बटलर को मौका मिलता है तो 300 लगा चुके हैं, 72 एक में बनाए थे, 55-60 बना चुके हैं। तो वो एक तरफ पे एक बैट्समैन ऐसा भरोसेमंद है जो रन कर रहा है, और बाकी टीम उनके आसपास से रोटेट कर रही। तो बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए, क्योंकि युजवेंद्र चहल हैं, साथ में आर अश्विन हैं, और बाकी मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, मुझे लगता है आज
दोनों टीमें जो है कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं एक आध मीडियम पेस को ड्रॉप करने के, एक स्पिनर को और इंट्रोड्यूस करने के, क्योंकि अब विकेट स्पिनर्स को हेल्प कर रही है। फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स सर। पर मुझे ऐसा लगता है अभिषेक की, क्योंकि हमने पिच रिपोर्ट देखी नहीं थी, तो हो सकता है कि आज विकेट थोड़ा चेंज हो, क्योंकि जिस हिसाब से अगर टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग लिया है, इसका मतलब विकेट पे कुछ है नहीं और वो बैटिंग को हेल्प करेगा। ये मेरा परसेप्शन है कि हो सकता है, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि वो विकेट कैसा खेलेगा। जैसा सर बता रहे थे, अब जैसा वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें अंतर था कि जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने टॉस जीत के और फिर बॉलिंग लिए, तो मतलब कुछ तो ऐसा है विकेट में नहीं है ताकि उनको वो हेल्प करे। लेकिन सर ये एक रिस्की भी डिसीजन माना जाए, क्योंकि यहाँ अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते तो ये टॉस आलोचनाओं का केंद्र बनेगा। डेफिनेटली वो फिर हम कल बात करेंगे उस पे। वो तो हम इसीलिए खड़े हैं, तो हो सकता है ये। पर जिस हिसाब से उन्होंने मतलब एक्चुअली में ऋषभ पंत का नहीं, मैं रिकी पॉन्टिंग का भी मानूंगा कि उन्होंने विकेट रेट किया होगा और इसके हिसाब से उन्होंने शायद बॉलिंग चूज करी है। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही फिर बाकी का डिस्कशन तो बाद में हो सकता है, पर मैं भी राजस्थान के साथ जाना चाहूंगा। सर के साथ हूँ मैं। सर ने मुझे टी शर्ट जरूर दिल्ली की पहनाई है, मैं थोड़ा लेट हो गया था दिल्ली से दूर आने में, वहां पे भी टॉस जीत लिया। पर मैं भी राजस्थान के साथ हूँ। मुझे भी लगता है कि राजस्थान की टीम मुझे बेहतर लगती है दिल्ली से, और मैं भी राजस्थान के साथ जाना चाहूंगा। तो दिल्ली वर्सेस राजस्थान, और यहाँ पर बड़ा अपडेट यही है कि पहले दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता है, सिक्का उनके पक्ष में गया है और एक आक्रामक या कहे बोल्ड डिसीजन लेते हुए उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब ये फैसला कितना सही और सार्थक साबित होता है ये तो मैच के नतीजे के आने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज का मैच पॉइंट्स टेबल के लिहाज से दोनों टीमों के लिए फंसा हुआ है। जो बेहतर खेल दिखाएगा वो बेहतर मुकाम पर जाने की स्थिति में आ जाएगा। उसके लिहाज से आज का मैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना दिलचस्प होगा कि जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आज्ञा दीजिए, कल मुलाकात होती है। नमस्कार।